नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के पार्ट सेकंड के बारे में, यानी कि उसका जो फाइनल पार्ट है उसके बारे में। तो थोड़ा सा हम उसका जो पिछला लेक्चर था उसके बारे का थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं ताकि ये आगे का पार्ट हमें कनेक्ट हो जाए। तो उसके बारे में हमने देखा, उसका हिस्ट्री जो हमने देखा था उस पार्ट के अंदर। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया कि आखिर बाल विवाह क्या होगा, यानी कि चाइल्ड मैरिज क्या होगी, और उसके अंदर कौन से पर्सन हैं जो चाइल्ड मैरिज के अंदर आएंगे, उनकी एज लिमिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके साथ ही हमने देखा था कि इसके लिए जो सबसे पहला एक्ट बनाया गया था, यानी कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो है, यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए जो पहला एक्ट बनाया गया था उसका नाम था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। तो यह ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। जब इसके अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जाने लगे, बहुत सारे सर्वे किए गए, जिसके अंदर ये पता चला कि जो चाइल्ड मैरिज की जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के अंदर बढ़ रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और भी प्रोविज़न्स किए गए। तो इसी प्रोविज़न्स की दौड़ में जो है 2006 के अंदर यह नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो इसके बारे में हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें देखा कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इसके अंदर जो भरण पोषण या जो रहने के लिए रेसिडेंशियल सुविधा जो है न्यायालय कब दे सकेगा और उसके लिए क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं वो हमने पढ़े। उसके साथ साथ ही हमने इसमें देखा कि जो बालक जन्म लेगा ऐसे बाल विवाह की वजह से, तो ऐसे जो बालक होंगे उनका लेजिटिमेसी क्या होगी, यानी कि उनकी धर्मजता क्या होगी, इसके बारे में हमने देखा। और उनके क्षेत्राधिकार कहाँ पे इस तरीके के आवेदन, यानी कि जो बाल विवाह के जो अकृतता की डिग्री जो हम लेते हैं तो उसको रद्द कराने के लिए, बाल विवाह को बातिल कराने के लिए कहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन लगाया जा सकेगा, यानी कि एप्लीकेशन लगाई जा सकेगी, किस कोर्ट में लगाएगी और उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो इस सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि ऐसा जो अपराध, यानी कि जो बाल विवाह जो है करवाता है या उसको संचालित करता है या उसमें जो है दुष्प्रेरित करता है, यानी कि उसका अबेटमेंट करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकेगी और उनको क्या पनिशमेंट यानी कि क्या दंड दिया जा सकेगा, उन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो के, क्योंकि इसी के जो ये जो पार्ट है यहाँ से हमें जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं, जो इसके पनिशमेंट हैं उस पार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 9, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मेल एडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड। इस धारा के अंदर ये बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क, यानी कि जो कोई मेल है जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, यदि वह बाल विवाह करेगा तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब यहाँ पर हमने और शब्द यानी कि या शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो है कंपलसरी नहीं है, मतलब ये ऑप्शनेबल है कि दोनों सज़ा दी जाए या कोई एक सज़ा दी जाए। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 10, बाल विवाह अनुष्ठान करने के लिए दंड, यानी कि चाइल्ड मैरिज को सोलेमनाइज, यानी कि जो है बाल विवाह करने के लिए क्या दंड और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो इस सेक्शन के अंदर बताए गए हैं। तो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, यानी कि परफॉर्म करेगा, संचालित करेगा, या फिर निर्दिष्ट करेगा, यानी कि डायरेक्ट करेगा, या उसे दुष्प्रेरित करेगा, तब जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, यानी कि जो विवाह परफॉर्म किया गया है, कंडक्ट किया गया है, उसके जो है वहाँ पर उसकी उपस्थिति में, तो ऐसी जो विवाह हुआ है उसे यहाँ पर यह प्रूव करना होगा कि उसके पास ये विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं था। और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे दंडित किया जा सकेगा ऐसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। अब यहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जुर्माना और जो है कारावास की जो अवधि है वो दोनों ही यहाँ पर दी जा सकेगी। सेक्शन 11, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। संवर्धन यानी कि उसे प्रमोट करना, और अनुज्ञात यानी कि उसे परमिशन देना। तो इसको यदि कोई इस तरीके का कोई कार्य करेगा तो उसके लिए क्या दंड होगा वो सेक्शन 11 में बताया है। तो जहाँ कोई बालक बाल विवाह करेगा वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधन में, यानी कि उसके लीगल गार्जियनशिप में जिसके अंतर्गत वो बालक रह रहा है,
तो उसके ऊपर जो है सारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो कौन कौन हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं यानी कि उनके माता पिता हो सकते हैं, या उसका जो लीगल गार्जियन है वो हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसे कि उसकी कस्टडी सौंपी गई है। तो वह सारे ही जो व्यक्ति हैं वो उसके भार साधन यानी कि उसकी जो है लॉफुल गार्जियनशिप, उसके अंतर्गत जो बालक रह रहा है उनको लॉफुल गार्जियनशिप कहा जाएगा। तो इसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है, यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए, ऐसे विवाह को प्रमोट करने के लिए कोई भी कार्य करे वह भी इसके अंतर्गत आएगा, या उसको जो विवाह को संपन्न कराने के लिए कोई कार्य करता है या ऐसे विवाह को परमिशन देता है, या फिर वह ऐसा किसी निकाय का सदस्य होते हुए जो है ऐसे बाल विवाह को रोकने की बजाय उसमें उपेक्षापूर्वक यानी कि नेग्लिजेंटली जो है ऐसे विवाह को होने देता है, तो वह सभी व्यक्ति जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ही जो लोग ऐसे बाल विवाह में उपस्थित होते हैं यानी कि उसमें भाग लेते हैं, उनके लिए भी जो है इस धारा के अंतर्गत जो है दंड बताया गया है। और वह जो दंड होगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले कि जो बाल विवाह में उपस्थित या जो भाग लेते हैं क्या उनको भी इसके अंदर काउंट किया गया है, तो जी हाँ, इसके अंदर उनको भी काउंट किया गया है। इसके साथ ही तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, गार्जियन कौन होगा, उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ से उसके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। इसके अंदर ये एक एक्सेप्शन है कि जो ऐसी जो बाल विवाह हो रहा है, अगर वहाँ कोई उपस्थित कोई महिला है जो स्त्री है, तो वह इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर कारावास से दंडित उसे नहीं किया जाएगा। दूसरा, इस धारा के प्रयोजन के लिए जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता, जैसा कि हमने इसके सबसेक्शन 1 में देखा कि जितने भी जो व्यक्ति जो वहाँ प्रेजेंट है, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता कि जो बाल विवाह हुआ है उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह बाल विवाह वहाँ पर हो रहा है, तब तक यह उपधारणा यानी कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि जहाँ अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहाँ ऐसे अवयस्क बालक का भार साधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है। तो यह यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर यही प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि उन्होंने उसे जो है नोइंगली यानी कि जानबूझकर जो है ऐसा बाल विवाह संपन्न करवाया है, जब तक कि वह ऐसा साबित ना कर देते। सेक्शन 12, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना यानी कि वॉइड होना। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होगी जब जो है जो बाल विवाह होगा वह ऑटोमेटिकली शून्य होगा यानी कि वॉइड होगा। तो विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है, यानी किसी अवयस्क जो बालक को जो है उसके लीगल जो गार्जियन है उसकी कस्टडी से जो है बाहर लेकर आया जाता है, या फिर किसी तरीके से फुसला के उसे वहाँ से बाहर लाया जाता है तब, या फिर किसी स्थान से उसे बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली वहाँ से लाया जाता है, या फिर उसे कुछ प्रवंचनापूर्ण यानी कि डिसीटफुल उसको कुछ लालच देकर जो है उस स्थान से कहीं और ले जाया जाता है ऐसे बाल विवाह को परफॉर्म करने के लिए तब, या फिर जो है उसे विक्रय किया जाता है। हम देखते हैं कि कई बार जो है जो गरीब लोग होते हैं उनके द्वारा जो है पैसे लेकर जो शादियां कर दी जाती हैं, बच्चों को बेच दिया जाता है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वह भी इसके अंतर्गत आती हैं। और इसके साथ ही और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, या यदि अवयस्क अविवाहित है तब भी, और उसके उस पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है, या फिर उसे अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसा विवाह अकृत यानी कि नलिटी और शून्य होगा। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बताई गई हैं कि कब कब उसका जो बाल विवाह होता है वो कब ऑलरेडी वॉइड होगा यानी कि शून्य होगा। तो यहाँ में सिर्फ यही याद रखना है कि सेक्शन 12 के अंदर बताया गया है कि अवयस्क बालक के विवाह का शून्य कब माना जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। सेक्शन 13, बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध प्रोहिबिट करने वाला व्यादेश या इंजक्शन जारी करने की न्यायालय की शक्ति। इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि जो कौन से न्यायालय जो हैं इंजक्शन जारी करेंगे और किसके आवेदन पर करेंगे। तो जो JMFC यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं वह यहाँ पर व्यादेश जारी कर सकेंगे। अब किसके आवेदन पर करेंगे, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो धारा 16 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनके आवेदन पर, या किसी व्यक्ति से परिवाद कंप्लेंट के माध्यम से, या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यदि यह समाधान हो जाता है
कि इस अधिनियम का कहीं उल्लंघन किया जा रहा है या ऐसा बाल विवाह कहीं संपन्न किया जाने वाला है, तब ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय या जो मजिस्ट्रेट हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्तिगत संगम भी है, उसके विरुद्ध जो है ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा। इसके अंदर यह भी बताया गया है कि ऐसी अगर संभाविता जानकारी भी है किसी विश्वासपात या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कि कहीं पर इस तरीके का बाल विवाह परफॉर्म किया जाने वाला है या फिर कहीं पर बाल विवाह होने वाला है, तब ऐसी स्थिति में भी जो है यदि रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है तो न्यायालय व्यादेश जारी कर सकेगा। इसके साथ ही जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वह सुओ मोटो यानी कि स्वप्रेरणा से भी यदि उन्हें के पास कोई मामला आता है तो उसमें संज्ञान ले सकेंगे। अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो यहाँ पर जोड़ा गया है वह यह है कि अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर, अब अक्षय तृतीया यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हिंदुओं के अंदर जो है अक्षय तृतीया का विवाह से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन बहुत ज़्यादा जो लार्ज स्केल पर जो है विवाह संपन्न होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको स्पेशली मेंशन किया गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि ऐसे दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास वह सारी शक्तियाँ होंगी जो कि बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के पास होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए जो जिला मजिस्ट्रेट है उसे बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी समझा जाएगा। तो यह जो 2 पॉइंट्स हमने देखे अभी पिछली स्लाइड पर, अभी ये वाली प्रेजेंट स्लाइड पर, कि कौन से न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, किन व्यक्तियों के आवेदन पर दिया जाएगा और कहाँ पर जो है जिला मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी समझा जाएगा, यह हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे बाल विवाहों को रोकने के लिए सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा। इसके साथ ही जो है ऐसा जो व्यादेश उपधारा 1 के अंदर दिया जाता है वह व्यादेश जारी करने से पूर्व जिसके विरुद्ध वह किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति या ऐसे संगम को जिला जो न्यायालय है वह ऐसी सूचना देगा ऐसे व्यादेश जारी करने की, और किसी परिस्थिति में यदि ऐसी आवश्यकता है कि ऐसा आदेश जारी नहीं कि ऐसा जो सूचना है वह नहीं दी जा सकती, तब उसके खिलाफ जो है अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति न्यायालय के पास होगी। तो हमें यह याद रखना है कि अंतरिम व्यादेश जो है सबसेक्शन 6 के अंदर निकाला जाता है। उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश को जो है न्यायालय जो है उसकी पुष्टि करेगा, यानी कि उसे जो सूचना मिली है उसकी पुष्टि करेगा और उसे वेकेटेड यानी कि या से उसे निष्प्रभाव भी कर सकेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद सबसेक्शन 8, इसके अंदर यह बताया गया है कि जो व्यादेश जारी किया जाता है उसे विखंडित यानी कि रेसिन कर देगा या उसे परिवर्तित यानी कि अल्टर कर सकेगा, या तो स्वप्रेरणा से और या फिर जो है व्यथित व्यक्ति जो है उसके आवेदन पर। सेक्शन 9 जो सबसेक्शन 9 है उसके अंदर बताया गया है कि जहां कोई आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्राप्त होता है वहां न्यायालय आवेदन को सुनने के पश्चात आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। तो जब वह नामंजूर करता है तो उसके लिए उसे वहाँ पर कारण लिखना होगा कि आखिर उसे क्यों नामंजूर किया गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसेक्शन 10 जिसके अंदर इसके जो व्यादेश जारी किया जाता है किसी कार्य को नहीं करने के लिए, यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा वह सबसेक्शन 10 में बताया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यादेश की अवज्ञा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। परंतु इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि कोई स्त्री जो है वह कारावास से दंडनीय नहीं होगी। सेक्शन 14 व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। धारा 13 के अधीन जारी किए गए इंजक्शंस के उल्लंघन में यानी कि कॉन्ट्रावेंशन में चाहे वह अंतरिम हो, जैसा कि सबसेक्शन 6 में हमने देखा था सेक्शन 13 के अंदर कि अंतरिम जो जारी किए जाते हैं, तो अंतरिम हो या अंतिम अनुष्ठापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य यानी कि वॉइड होगा। तो हमें यहाँ सिर्फ यही याद रखना है कि कब वॉइड होगा, तो सेक्शन 13 के अंदर यदि कोई इंजेक्शन जारी कर दिया जाता है और उसके बाद यदि कोई बाल विवाह संपन्न होता है तो वह प्रारंभ से ही वॉइड होगा। सेक्शन 15 अपराधों का संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होना। तो सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल यानी कि संज्ञेय और अजमानती होंगे। यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि जो इसके अंदर जो अपराध है वो क्या होंगे, संज्ञेय और अजमानती। सेक्शन 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी।
जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में आपको बताया कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वह सेक्शन 16 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और हमें यही याद रखना है कि किसके द्वारा और कौन सी सेक्शन में जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अब इस के अंदर यह व्यवस्था भी की गई है इस धारा के अंदर कि राज्य सरकार जो है किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य को या ग्राम पंचायत को के कोई अधिकारी को या नगर पालिका के किसी अधिकारी को या फिर जो है सरकारी या फिर किसी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके अधिकारी को या किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ जो होते हैं उनके जो पदाधिकारी है उनसे यहाँ पर जो है सरकार वो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है उनकी सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और ऐसा जो सदस्य है जिससे अनुरोध किया गया है या ऐसा अधिकारी जो है तद अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के संबंध में हमें जानना जरूरी है वह है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 3, 4, 5 और 13 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। जैसा कि हमने इसके सेक्शन में देखा था कि यदि जो बालक अवयस्क है जिसका जो बाल विवाह से रिलेटेड है तो उसके बिहाफ पे जो है यदि आवेदन करना है ऐसे विवाह को जो है अकृत घोषित करने के लिए यानी कि नलिटी घोषित करने के लिए अगर आवेदन करना है तो वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकेगा। तो वही प्रोविज़न जो है यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर जो सेक्शन 16 है इसके अंदर जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है उनकी ड्यूटी के बारे में यानी कि उनके क्या कर्तव्य होंगे उसके बारे में बताया गया है। तो वह जो है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है वह ऐसे बाल विवाहों को रोकने का प्रयास करेगा या यदि कहीं बाल विवाह हुए हैं तो उनके बारे में साक्ष्य एकत्रित करेगा ताकि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सके, उनको दंडित किया जा सके, या जो बाल विवाह हैं उनके प्रोहिबिशन यानी कि उनको रोकने के लिए जो है लोगों को जागरूक करेगा। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं वह इसके अंदर बताई गई हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह यही है कि सेक्शन 16 के अंदर जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ये पूरी लाइन हमें याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। सेक्शन 17 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। इसके अंदर यह बताया गया है कि आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन जो है यहाँ पर जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी हैं वह लोक सेवक समझे जाएंगे। सेक्शन 18 सद्भावपूर्वक यानी कि गुड फेथ की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। तो इस अधिनियम के अधीन जो नियम हैं उनके लिए गुड फेथ में यानी कि सद्भावपूर्वक जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो ऐसी कार्रवाई के खिलाफ जो है कोई वाद या कोई अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 19 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति होगी वह राज्य सरकार के पास होगी। सेक्शन 20 इसके अंदर बताया गया है कि 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसके अंदर जो है यहाँ पर संशोधन किया गया इसके द्वारा, और उसके अंदर जो सज़ा का प्रावधान था यानी कि जो पनिशमेंट था उसको जो है बदल कर वहाँ पर किया गया कि 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। यही व्यवस्था वहाँ भी की गई। तो हमें सिर्फ यहाँ पर यही याद रखना है कि इसके द्वारा जो है हिंदू अधिनियम की धारा जो 5 है उसके अंदर संशोधन किया गया था। सेक्शन 21 रिपील एंड सेविंग्स निरसन और व्यावृत्ति। तो इस अधिनियम के द्वारा बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 जो है वह निरसित कर दिया गया जो कि ब्रिटिश काल द्वारा बनाया गया था। तो यह था दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसका जो MCQ वीडियो है वह भी हम लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।